शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 6 धातु कर्म का। ठीक है, धातु कर्म का ये पहला लेक्चर है। धातु कर्म चैप्टर में मेनली हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीका से खनिज से हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं और जो अयस्क रहता है उससे किस प्रकार से एक शुद्ध धातु को प्राप्त किया जाता है। मेनली ये जो चैप्टर है ध्यान से समझना, ये चैप्टर कोविड टाइम में 2019, 20, 21 3 साल तक गायब था। उसके पहले था ये चैप्टर और अभी 2022, 23 ठीक है मोस्ट एमपी चैप्टर बन चुका है। इसके बारे में आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, वात्या भट्टी, ठीक है, झाग उत्प्लावन विधि, ऐसा नाम सुना ना, निस्तापन, भर्जन, ये सब प्रोसेस, तो उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है। ये चैप्टर मेनली बात करता है कि किस प्रकार से कोई अयस्क रहता है उससे धातु को प्राप्त किया जाता है। कोई अयस्क है उससे किसको प्राप्त किया जाता है? धातु को। और धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने में कितने सारे प्रोसीजर का क्या होता है भाग लेते हैं, इनके बारे में ये चैप्टर डील करेगा। क्लियर है। सबसे पहले चैप्टर में आज हम लोग मेनली बेसिक जानेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद जानेंगे कि धातु कर्म किसे कहते हैं, उसका क्या क्या सिद्धांत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना है, कॉपी निकाल लो भाई, धातु की प्रकृति में उपलब्धता। कौन सा धातु हमारी प्रकृति में कितने मात्रा में उपलब्ध है। सबसे पहले हमारा जो बुक है वो इसी के बारे में डील करता है कि कौन सा धातु हमारे प्रकृति में कितने मात्रा में उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा हमारे प्रकृति में उपलब्ध है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 49%। कितना परसेंट? 49%। उसके बाद आता है आपका सिलिकॉन जो कि कितना परसेंट है? 26%। उसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम जो कि कितना परसेंट है? 8.2%। उसके बाद आता है आपका लोहा या आयरन, कितना? 4.2%। ध्यान दो, मैं हेडिंग डाला हूं धातु की प्रकृति में उपलब्धता। ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन क्या है? अधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। अधातु किसको बोलते हैं? चलो बताओ। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अधातु। उपधातु किसको बोलते हैं? जिसका गुण धातु और अधातु दोनों के मध्यवर्ती होता है। ठीक है ना। पी ब्लॉक के तत्व में जिसका क्या रहता है? लास्ट संयोजी कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना रहता है? 4। कार्बन फैमिली, कॉलेज स्टूडेंट गेट सन प्रॉब्लम, याद आया? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब यहाँ तक क्लियर है। तो ये क्या है? सिलिकॉन क्या है तुम्हारा? उपधातु। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम है आपका धातु और आयरन भी है क्या आपका? धातु। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अधातु कौन सा है? ऑक्सीजन। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उपधातु कौन सा है? सिलिकॉन। क्लियर है कि नहीं? धातु का है एक बार, उपधातु का है एक बार, अधातु का है। क्लियर है। सेकंड नंबर में कौन सा पाया जाता है जी? आपका आयरन पाया जाता है। धातु में कौन पाया जाता है? आयरन। यानी प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन सा धातु मिलेगा? एल्यूमिनियम और उसके बाद आयरन, लोहा। क्लियर है। यहां तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए तो प्रकृति में उपलब्ध देख डाले धातु का। अब ये जो धातु प्रकृति में उपलब्ध है सबसे ज्यादा मात्रा में तो एल्यूमिनियम है, दूसरे मात्रा में कौन है? आयरन है। ये जो धातु रहते हैं वो किसी के साथ बंध बना करके रहेंगे या तो फिर मुक्त अवस्था में पा जाएंगे। धातु जो रहता है प्रकृति में उपलब्धता तो देख लिए कितना कितना परसेंटेज रहता है। अब ये जो धातु है, ठीक है ना, वो कौन कौन से अवस्था में रहता है? धातु की अवस्था देख सकते हैं हम लोग। कौन कौन से अवस्था में रह सकते हैं धातु? या तो वो हो सकता है मुक्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में हो सकता है? मुक्त अवस्था में, किसी से कोई मतलब नहीं। जस्ट लाइक का सोना, सिल्वर, एजी और क्या हो गया? एयू। और क्या है आपका? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम। ये किसी के साथ क्रिया करते हैं क्या? नहीं। तुम सोना पहने वो किसी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं क्या? नहीं। पानी के साथ क्रिया कर रहे हैं क्या? नहीं। मुक्त अवस्था में है ना। समझ आ रहे है कि नहीं? तो वे धातुएं जो क्या होती है, ध्यान से समझना, वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं? जो कम क्रियाशील होती हैं। वो प्रकृति में कौन सा अवस्था में पाया जाता है? मुक्त अवस्था में। कौन सा अवस्था में? मुक्त अवस्था में। चांदी हो गया, सोना हो गया, चांदी है रे, चांदी, एजी, चांदी देना बोलना, एजी चांदी देना बोलना, एजी चांदी। अब वो बोलेगी औ के कहीं, क्या बोली? औ। ठीक है, ये क्या है? सोना। फिर बोलना क्या? सोना देना करके। ठीक है, छत्तीसगढ़ी वाले हो। ठीक है, और बोलेंगे तो प्लेटिना दे देना, प्लेटिना चलाते हुए जाऊंगी बोलना। क्लियर है कि नहीं? AGAUR फिर क्या हो जाओगे तुम लोग? मुक्त हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। सोना मिल गया, चांदी मिल गया, गाड़ी मिल गया। ठीक है, क्या हो गया फिर? मुक्त। तो ऐसे करके याद रखना है ना, AGAUR प्लेटिनम। क्या हो गया? प्लेटिनम। ये कौन सी अवस्था में है? मुक्त अवस्था। क्लियर है। दूसरा है संयुक्त अवस्था में कौन कौन से धातु है?
जो मध्यम रूप से क्रियाशील होती हैं, जो क्या होती है, मध्यम रूप से क्रियाशील या फिर अति क्रियाशील, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती है, वो कोई दूसरे तत्व के साथ क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, दूसरे तत्व के साथ क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो उसको वो कौन सा अवस्था में पाया जाएगा, संयुक्त अवस्था में, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ पाया जाएगा। सोडियम जो रहते हैं नॉर्मली वायु में रखोगे जल जाएगा, तो वो क्लोरीन के साथ जुड़ करके NaCl के रूप में हो सकता है, कार्बन के साथ जुड़ करके Na2CO3 के रूप में हो सकता है, सल्फर के साथ जुड़ करके Na2SO4 के रूप में हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ करके बंध बना करके रहते हैं, उनको कौन सी अवस्था में पाया गया बोलेंगे, संयुक्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में, संयुक्त। मध्यम रूप से जो क्रियाशील होता है अधिकतर वो मुक्त अवस्था में भी पाया जा सकता है और संयुक्त। क्लियर है, दोनों रूप में पाया जा सकता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर में कौन सा है, आयरन। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु कौन सा है, सिलिकॉन। अधातु कौन सा है, ऑक्सीजन। जान डाले। उसके बाद क्या बोला, धातु प्रकृति में कितने रूप से पाया जाता है, दो प्रकार से, एक तो मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। अधिक क्रियाशील है तो कौन सा अवस्था में रहेगा, संयुक्त। कम क्रियाशील है तो कौन से में, मुक्त अवस्था में। मध्यम रूप से क्रियाशील है तो मुक्त अवस्था में भी रह सकता है और संयुक्त अवस्था में। क्लियर है, याद हो गया ये। अब उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, खनिज किसे कहते हैं। क्या सीखेंगे हम लोग, खनिज किसे कहते हैं। ध्यान समझना, ये पृथ्वी का लेयर है भाई, सबसे बाहरी लेयर, मिडिल का लेयर और सबसे अंदर का, भूपर्पट्टी, प्रवार और ये क्रोड, तीन भाग होता है। तो भूपर्पट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो कि यौगिक के रूप में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर है कि नहीं? जिनको हम लोग किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, खनन द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, खनन द्वारा। उसको क्या बोलते हैं, खनिज। क्या बोलते हैं, खनिज। कोयला है, उसको खनन द्वारा प्राप्त कर रहे हो, वो भी क्या है, खनिज है। समझ आ रहा है कि नहीं? Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, खनन द्वारा प्राप्त हो रहा है, वो भी क्या है, आपका खनिज है। समझ आ रहा है कि नहीं? भूपर्पट्टी में पाए जाने वाला वह रासायनिक पदार्थ जो यौगिक के रूप में उपस्थित होता है और खनन के द्वारा हमको प्राप्त होता है। समुद्र से भी प्राप्त कर सकते हो उसको, जरूरी नहीं है जमीन से ही मिले। समुद्र भी कहाँ है, भूपर्पट्टी में ही तो है, तो उसको भी क्या बोलोगे हम लोग, खनिज बोलेंगे। और खनिज जहां से मिलता है उस जगह क्या बोलते हैं, खदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खदान। खनिज क्या है, क्लियर है कि नहीं? दूसरा परिभाषा देखते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। दूसरा है क्या, अयस्क। पहला तो जो खनन से प्राप्त हो जाए, खनन से प्राप्त होता है उसको क्या बोलता हूं, बोला हूं मैं, खनिज। दूसरा अयस्क किसको बोलते हैं, ठीक है। अयस्क के बारे में आप लोगों को क्या बोला था कि मान लो कोई जैसे कि मैं क्या बोला, NaCl है, ये Na2CO3 के रूप में भी मिलता है, ये Na2SO4 के रूप में भी मिल सकता है। मेरे सोडियम धातु प्राप्त करना है, इससे भी सोडियम मिल सकता है मेरे को, इससे भी सोडियम मिल सकता है और इससे भी सोडियम मिल सकता है। इससे सोडियम मिला तो सोडियम निकालने में टोटल खर्चा मेरे को मान लो पड़ा 100 रुपया। कितना रुपया पड़ा, 100 रुपया। इससे सोडियम को निकालने में मेरे खर्चा पड़ गया 300 रुपया। कितना रुपया लग गया, 300। और इससे अलग करने में मेरे को मान लो कितना लग गया, 1000 रुपया लग गया। कितना रुपया लग गया, 1000 रुपया। क्लियर है? मेरे को मार्केट में वैल्यू है इसका 300 रुपये में बेचना है। कितने रुपये में बेचना है, 300 रुपये में। बताओ कौन से खनिज का उपयोग करूंगा मैं, जिसका रेट कितना हो, 100 रुपया। क्यों, 300 में 300 ना लाभ ना हानि वाला कहानी हो जाएगा। 1000 महंगाई पड़ रहा है भाई, लागत नहीं मिलेगा। 100 रुपया वाला सही है, 200 रुपये का क्या मिल रहा है मेरे को, फायदा। मतलब ध्यान समझना, ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना, ऐसे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना क्या होता है, आसान होता है और क्या होता है, सस्ता होता है। क्या होता है, सस्ता। उस खनिज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क। उस खनिज को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अयस्क। समझ आया कि नहीं? वे खनिज जिनसे धातुएं कम खर्चे में व आसानी से प्राप्त हो जाती है, ऐसे खनिज जिनसे कम खर्चे में धातु आसानी से प्राप्त हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क। मतलब ध्यान से समझना, ये सब खनिज है लेकिन अयस्क केवल कौन सा है, NaCl। मतलब ध्यान से समझना, जितने अयस्क है वो खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। वर्ड समझ आया क्या बोला हूं मैं, ध्यान से सुनो। सभी अयस्क, जितना भी अयस्क तुमको मिलेगा वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते।
अयस्क किसको बोलेंगे? जो सस्ता हो और आसानी से मिल जाता हो। क्लियर है कि नहीं? जो सस्ता हो और जो आसानी से मिल जाता हो। क्लियर है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये ऐसा करके आएगा और इसको समझाइए करके बोलेगा, बताना अयस्क का परिभाषा देना और बोलना कि जितना भी अयस्क है वो सभी क्या है? खनिज। लेकिन जितना भी खनिज है उससे सस्ता निकाल सकता हूँ क्या मैं धातु को? नहीं ना। तो सभी खनिज अयस्क हैं क्या? नहीं। लेकिन जो भी अयस्क रहेगा वो खनिज जरूर होगा। समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाऊं मैं? ठीक है, तो अब कुछ प्रमुख अयस्क के नाम देखेंगे और वो अयस्क के नाम को सूत्र के साथ तुमको याद करना है। कॉपी निकालो और कल होमवर्क रहेगा कि इसको 10-10 बार लिख करके आना है। कितने बार? 10-10 बार, ताकि याद हो जाए। सबसे पहले एल्यूमिनियम का देखो अयस्क, एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का पहला अयस्क है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। सूत्र याद रखना Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O लिख लिए। दूसरा है क्रायोलाइट, सॉरी दूसरा है क्रायोलाइट, Na3Al(F6), Na3Al(F6) हो गया। ये दो अयस्क याद रखना है। एक और अयस्क है, उसके बारे में कल बताऊंगा। क्लियर है? एक तो हो गया बॉक्साइट, दूसरा हो गया क्या? क्रायोलाइट। दोनों आते हैं ना, कई बार फॉर्मूला पूछ देता है बॉक्साइट का सूत्र बताओ, या फिर ऐसा आ जाएगा एल्यूमिनियम के दो अयस्कों का नाम लिखिए, तो याद रखना। आगे बढ़ जाऊं क्या? दूसरा देखते हैं लोहे का अयस्क। किसका? लोहे का। मिटा रहा हूं ना इसको मैं। Fe का कौन कौन सा अयस्क है? सबसे पहला है हेमेटाइट। पहला क्या है? हेमेटाइट, Fe2O3, इसको बोलते हैं हेमेटाइट। Fe2O3 इसको क्या बोलते हैं? हेमेटाइट, भूलना नहीं। दूसरा अयस्क है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe2O4, Fe2O4 इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। तीसरा देखो, तीसरा है सिडेराइट, सिडेराइट FeCO3 इसको क्या बोलते हैं? सिडेराइट। क्या बोलते हैं? सिडेराइट। और एक है चौथा आयरन पाइराइट, आयरन पाइराइट FeS2, FeS2 भूलना नहीं। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट, ये सभी क्या है? Fe का अयस्क। मतलब इन्हें सभी से आसानी से तुम लोग किसको अलग कर सकते हो? आयरन को। किसको अलग कर सकते हो? आयरन को। ये सभी अयस्क क्या है? खनिज है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। ये हो गया किसका? आयरन का। आगे बढ़े, पहले एल्यूमिनियम देख लिए, दूसरा किसका देख लिए? आयरन का। तीसरा देखते हैं कॉपर का अयस्क। किसका अयस्क देखेंगे? कॉपर का। सबसे पहले है कॉपर पाइराइट, सबसे फेमस पूछता है क्वेश्चन, कॉपर पाइराइट। CuFeS2, CuFeS2 हो गया। दूसरा है मेलाकाइट, मेलाकाइट CuOH का ट्वाइस इंटू CuCO3, कॉपर पाइराइट हो गया। दूसरा हो गया क्या? मेलाकाइट। तीसरा क्यूप्राइट, Cu2O, क्यूप्राइट, Cu2O क्या हो गया? क्यूप्राइट। और लास्ट है कॉपर ग्लास, Cu2S। सबसे ज़्यादा क्यूप्राइट पूछता है, क्यूप्राइट का फॉर्मूला बताओ, Cu2O। और कॉपर पाइराइट पूछता है CuFeS2। स्कोर इसको पूछता है, कई बार सूत्र आया है। हाँ, मेलाकाइट CuOH का ट्वाइस CuCO3, दो है ये दो। ये क्यूप्राइट, क्यूप्राइट Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S। मात्रा बहुत ज़्यादा खराब है मेरा, ठीक है? मात्रा नहीं, राइटिंग खराब है। मात्रा पूरा सही रहता है, राइटिंग खराब है, ध्यान नहीं देना। लेकिन तुम लोग अपने राइटिंग में ज़रूर ध्यान देना, ठीक है? मेरा पेपर चेक नहीं होगा ना, ऐसे तुम लोगों का होगा। राइटिंग सही होना चाहिए। क्लियर है क्या?
आगे बढ़ जाओ। अरे कोशिश बहुत किया, मेरे पिताजी ना एकदम से शूटिंग मारे भी हैं इसके लिए, छीताक शूटिंग, ठीक है ना, लेकिन क्या करूँगा, कुटहा का कुटहा हूँ ना। नहीं हुआ भाई चेंज, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकता हूँ। हाँ पेपर के लिए इतना अच्छा तो लिख सकता हूँ, साफ साफ लिख सकता हूँ, नंबर पूरा मिलेगा, इस चीज़ का गारंटी मैं दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा तुम लोगों को पढ़ाना समझ आएगा ना, मेरा वचन ही है शासन वचन के ऊपर ध्यान देना। यहाँ तक क्लियर है। एक है कॉपर पैराइट, दूसरा है मिलाकाइट, तीसरा है क्यूप्राइट और चौथा क्या है कॉपर ग्लास। सबसे ज्यादा पूछा गया है क्या क्यूप्राइट, क्या पूछा गया है क्यूप्राइट का फॉर्मूला। दूसरा याद रखना कॉपर पैराइट, भूलना ही नहीं है, CuFeS2, बहुत ज्यादा एमपी है। कॉपर ग्लास Cu2S, ग्लास S, ऐसे करके याद रखना। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, क्या कॉपर का एस का हो गया। नेक्स्ट एस का देख लेते हैं, जिंक का एस का। किसका देखेंगे आप, जिंक का, जिंक का एस का। कौन कौन सा है जिंक का एस का। मैं आप लोगों को बोला था ना इस चैप्टर में मेनली कितने चीजों के बारे में पढ़ना है, 4, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। तो ये चारों चीज के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। किसका किसका एस का है, जिंक का एस का। सबसे पहला जिंक ब्लेंड, पहला चैप्टर में इसके स्ट्रक्चर भी देखे थे, याद आया, ZnS, ZnS, जिंक ब्लेंड ही बोलते थे, जिंक ब्लेंड। दूसरा है कैलामाइन, कैलामाइन, ZnCO3 को बोलते हैं कैलामाइन। तीसरा है जिंकाइट, 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 ZnO, क्या नाम है, ZnO। जिंक ब्लेंड पूछता है सबसे ज्यादा, फॉर्मूला इसका पूछता है। क्लियर है, लिख लिए क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग धातु क्या होता है ये जान डाले, धातु की प्रकृति में उपलब्धता कैसे होती है इसके बारे में जान डाले। एक तो मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था। उसके बाद खनिज किसे कहते हैं, उसके बाद अयस्क किसे कहते हैं। फिर परिभाषा जाने कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। उसके बाद मेनली कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक के प्रमुख अयस्कों का नाम देख लिए हैं। क्लियर है, और वो याद रखना है क्योंकि उन्हीं से ही हम लोग को क्या प्राप्त करना है, धातु को प्राप्त करना है। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है, ध्यान से सुनना, गैंग किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं। जैसे लक्की गैंग, पार्थ गैंग, सत्यम गैंग, दीवार गैंग, ठीक है, विकास गैंग, ठीक है। गैंग मतलब गंदगी गैंग मतलब गंदगी, र र र र र ऐसे करके बोलूं। गैंग अधात्री या अपअयस्क या इसी का क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ऐसा चारों नाम से कुछ भी है। तो कोई भी जो धातु रहेगा, ध्यान से सुनना, धातु में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, धूल, धूल, मिट्टी हो गया, कंकड़ हो गया, धूल हो गया, ठीक है ना, इन सब की अशुद्धि पाई जाती है, इत्यादि की अशुद्धि पाई जाती है, इत्यादि की अशुद्धि पाई जाती है। और ये जो अशुद्धि है, इस अशुद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। तो विकास गैंग, पूरा गंदगी हो तुम लोग, क्या हो, गंदगी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, कि कोई भी तुम्हारा जो अयस्क है, ठीक है ना, किसी धातु के अयस्क में, किसी धातु के अयस्क, जी अयस्क में ना, अयस्क में उपस्थित जो भी तुम्हारा गंदगी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। यहां तक समझ आया कि नहीं, यहां तक समझ आ गया, गैंग किसे कहते हैं। दूसरा परिभाषा देखो, दूसरा है धातु कर्म किसे कहते हैं, जो चैप्टर का नाम ही है, धातु कर्म किसे कहते हैं। तो कोई भी धातु के अयस्क से, किसी भी धातु के अयस्क से, अयस्क से किसको प्राप्त करना, धातु को प्राप्त करना। जैसे ZnS था तो ZnS से किसको प्राप्त करना, जिंक को। ZnS है तो किससे, ZnS से किसको प्राप्त करना, जिंक को। CuFeS2 है तो इससे किसको प्राप्त करना, कॉपर को। मतलब कोई भी अयस्क है तो उस अयस्क से मेन जो उसका धातु है उसको क्या करना, प्राप्त करना। प्राप्त करने की ये जो प्रक्रिया है इसको बोला जाता है क्या, आपका धातु कर्म। क्या बोला जाता है, धातु कर्म। समझ आया कि नहीं, धातु कर्म क्या है, किसी भी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, धातु कर्म। क्या बोला जाता है, धातु कर्म, मेटलर्जी। यहाँ तक क्लियर है। अब धातु कर्म के बहुत सारे पद होते हैं, इसको मिटा दूं,
ठीक है, नहीं रुकेंगे यार, थोड़ा सा भी नहीं रुकेंगे। धातु कर्म बहुत सारे स्टेप में होता है, ठीक है। तो धातु कर्म का पहला स्टेप है, ध्यान से समझो और ये याद होना चाहिए। धातु कर्म का सबसे पहला स्टेप है धातु का सांद्रण या अयस्क का सांद्रण। जो अयस्क है ना उसका क्या करना, सांद्रण करना। अयस्क का क्या करना, सांद्रण। उसमें उपस्थित जितना भी गैंग रहता है उसको हटाने को ही क्या बोलते हैं, सांद्रण करना। क्या बोलते हैं, सांद्रण करना। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे खदान से खोदोगे उसको तुम लोग तो मिट्टी धूल वगैरह रहेगा ना, तो उन सबको क्या करना है, तुमको अलग करना है। तो अलग करने का जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। इसमें भी बहुत सारा मेथड होता है। दूसरा होता है अयस्क का सांद्रण कर लिए, फिर सांद्रित जो अयस्क है, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, ऑक्साइड में। सांद्रित अयस्क को किसमें कन्वर्ट करोगे, ऑक्साइड में। किसमें चेंज करोगे, ऑक्साइड में। अब ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। ऑक्साइड में चेंज होने के बाद उसका हम लोग करेंगे, ध्यान देना, सांद्रित अयस्क किसमें कन्वर्ट हो गया, ऑक्साइड में। तो उसको क्या बोलूंगा मैं, धातु ऑक्साइड बोलूंगा। अब धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन लग गया है ना, ऑक्साइड है बोल रहा हूं, मतलब उसमें ऑक्सीजन लग गया, तो ऑक्सीजन को हटाऊंगा मैं। अब समझ आ रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन को क्या करूंगा, हटाऊंगा। तो ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। तो तीसरा पद होता है धातु ऑक्साइड का अपचयन। क्या होता है, धातु ऑक्साइड का अपचयन। क्या होता है, धातु ऑक्साइड का अपचयन। यहाँ तक क्लियर है? अपचयन हो जाएगा तो हम लोग जो धातु प्राप्त करेंगे उसका क्या करेंगे, शुद्धिकरण। फिर चौथा स्टेप होगा क्या, धातु का शुद्धिकरण। क्लियर है? तो धातु कर्म के मुख्यतः कितने चरण हैं, 4। कितने स्टेप हैं, 4। सबसे पहले तो अयस्क का सांद्रण, उसको साफ करना, गंदगी हटाना। दूसरा उसको किसमें चेंज करना, ऑक्साइड में। किसमें चेंज करना, ऑक्साइड में। ऑक्साइड में जब चेंज करते हैं ना तो 2 प्रोसीजर करते हैं, एक निस्तापन करते हैं और दूसरा क्या करते हैं, भर्जन। वायु की उपस्थिति में होगा तो भर्जन, वायु की अनुपस्थिति में होगा तो निस्तापन। उसके बाद वो जो धातु ऑक्साइड है उसका अपचयन करोगे तो यहाँ पास वात्या भट्टी का उपयोग होता है, प्रगलन वगैरह, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेप में बहुत सारा चीज पढ़ोगे। उसके बाद लास्ट हम क्या करोगे, धातु का शुद्धिकरण। क्या करना पड़ेगा, शुद्धिकरण। तो कोई भी धातु कर्म करे, कोई भी तुम्हारा अयस्क रहेगा, चाहे वो जिंक का रहे, चाहे कॉपर का रहे, समझ आ रहा है, चाहे आयरन का रहे, चाहे एल्यूमिनियम का रहे, उनको ये 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक तुम लोगों को चार्ट बता रहा हूँ, उस चार्ट को समझना, ठीक है। वो याद होना चाहिए भाई, ठीक है। वो तुमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, इसको मिटा दिया मैं, 1 मिनट रुको। एक चार्ट बनाते हैं, बनाऊंगा नहीं, सीधा बता रहा हूँ चार्ट को। जैसे ध्यान दो, ठीक है। ये हमारा कोई अयस्क है। इस अयस्क का सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सांद्रण करना। क्या करना, सांद्रण। कोई भी अयस्क है उसका सांद्रण होना जरूरी है। उसमें जो भी गंदगी रहेगा उसको निकालना ही क्या कहलाता है, सांद्रण। क्लियर है? ध्यान से समझो, किसी अयस्क से गैंग के रिमूवल को, किसी अयस्क के गैंग से रिमूवल को, गंदगी को हटाने को ही क्या बोलते हैं, सांद्रण। कोई भी अयस्क लोगे सांद्रण होगा। उसके बाद देखो, जो बहुत ज्यादा सक्रिय धातु होता है उसके लिए अलग स्टेप चलता है, जो मध्यम रूप से सक्रिय रहता है उसके लिए अलग चलता है, जो कम सक्रिय धातु रहता है उसके लिए अलग प्रोसीजर फॉलो होता है। क्लियर है? जैसे जो कम सक्रिय धातु है उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, सल्फाइड अयस्क में। जैसे सल्फाइड अयस्क रहता है, कम सक्रिय कौन रहता है, सल्फाइड अयस्क, ZnS है, तो कम सक्रिय रहता है, तो उसका क्या करोगे, भर्जन करोगे। यहाँ पर सांद्रण तो होगा, उसके बाद डायरेक्ट उसका ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए क्या करोगे, भर्जन। भर्जन से मेरे को धातु मिल जाएगा और वो जो धातु रहेगा उसका शोधन कर लोगे। यहाँ पास ऑक्साइड का अपचयन वाला प्रोसीजर लगा है क्या, नहीं। तो कम सक्रिय धातु के लिए अलग चलता है प्रोसीजर। मध्यम रूप से सक्रिय रहेगा, जैसे कार्बोनेट अयस्क है, Na2CO3 है या Fe2CO3 है, समझ आ रहा है ना। तो उसको तो कार्बोनेट अयस्क रहेगा तो उसका निस्तापन करूंगा, और मान लो सल्फाइड अयस्क रहेगा तो उसका क्या करूंगा, भर्जन करूंगा। क्या करूंगा, भर्जन। और दोनों का फिर ऑक्साइड में परिवर्तन करूंगा। ऑक्साइड में परिवर्तन करने के बाद उसका अपचयन करूंगा। अपचयन करने के बाद उसका प्रगलन करूंगा। प्रगलन करने के बाद उसका धातु के रूप में प्राप्ति हो जाएगा। फिर धातु का क्या होगा, शोधन। मतलब ये फ्लो चार्ट है, लास्ट में तुमको एकदम अच्छे से समझ आएगा। अभी तुम लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ इतना सारा चीज पढ़ना है। क्लियर है ना? ये तो हो गया मध्यम रूप से सक्रिय धातु। अब जो एकदम अत्यधिक सक्रिय धातु है,
तो उसको गलित लवण का वैद्युत अपघटन करोगे, फिर उसका शोधन करोगे, शुद्ध धातु मिल जाएगा। सबसे आसानी से ये मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर में मध्यम रूप से जो सक्रिय रहता है उसका जो प्रोसीजर रहता है थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये फ्लो चार्ट याद रहना चाहिए, लास्ट में अपने आप याद हो जाएगा, मेरे ख्याल से तुमको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आज हम लोग क्या क्या चीज़ सीखे? सबसे पहले सीखे कि कौन सा धातु का प्रकृति में कितना उपलब्धता है, धातु के प्रकृति में उपलब्धता देखें। फिर धातु का प्रकृति में क्या देखे? अवस्था देखे। क्या देखे? अवस्था देखे। 2 टॉपिक हो गया था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं जी? ठीक है, खनिज किसे कहते हैं, दूसरा अयस्क किसे कहते हैं। आप लोगों का काम है खनिज व अयस्क में अंतर याद करना। कितना अंतर? कम से कम 4 अंतर। कितना अंतर? 4। क्लियर है? खनिज भले नहीं आएगा, अभी की डेट में तुम लोग बड़े क्लास में चले गए हो, नहीं आएगा, लेकिन कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर रखना नहीं है। क्लियर है? खनिज और अयस्क में अंतर याद रख लेना। उसके बाद ध्यान देना, खनिज हो गया, अयस्क हो गया। कुछ प्रमुख अयस्क के नाम याद किए हम लोग, कुछ प्रमुख अयस्क के बारे में पढ़े हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? गैंग किसे कहते हैं, कैसे विकास? गैंग किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग किसको पढ़े? धातु कर्म किसे कहते हैं, धातु कर्म किसे कहते हैं। और उसके बाद लास्ट में क्या पढ़े? धातु कर्म के कितने चरण? 4। सबसे पहले क्या होगा? सांद्रण। उसके बाद उसको किस में चेंज करना? ऑक्साइड में चेंज करना। किस में चेंज करना? ऑक्साइड में। ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, उसका क्या करोगे? फिर अपचयन करोगे। क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन हो गया, शुद्ध धातु मिल गया, फिर उसका क्या करोगे? शोधन करोगे। क्या करोगे? शोधन। तो ये 4 चीज पढ़ना है। तो कल जो टॉपिक शुरू होगा, थोड़ा सा एक चीज बताऊंगा मैं तुम लोगों को, अपचयन के लिए कौन से अपचायक का उपयोग किया जाता है। यानी कल हम लोग पढ़ेंगे धातु कर्म का सिद्धांत। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।